ये हमने यहाँ पर स्क्रीन को शेयर कर दिया है। और उसके बाद आ जाओ कहाँ पर, यहाँ। तो फाइल, ओपन फोल्डर और ई ड्राइव, ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अंदर हमने रिएक्ट के 2 एग्जांपल पीछे बनाए थे, अभी हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। अभी जस्ट मैंने ये फोल्डर बनाया, इसका नाम रख देते हैं रिएक्ट EXP3, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ सेट कर लिया, बोल गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक ये तो फोल्डर बना, रिएक्ट प्रोजेक्ट थोड़ी ना बना है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास में एक कमांड होती है। क्या कमांड होती थी, याद है? क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसका नाम। तो सुनो, यहाँ पर 2 तरीके थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टर्मिनल आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, है ना। अब यहाँ पर यदि मैं मान लो एक फोल्डर का नाम देता हूँ ABC, तो मेरा जो रिएक्ट EXP3 नाम का फोल्डर है उसके अंदर ABC नाम का प्रोजेक्ट बनेगा और उसके अंदर पूरा कंटेंट होगा रिएक्ट के प्रोजेक्ट का। बट अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्ट EXP3 के अंदर ही प्रोजेक्ट बन जाए तो यहाँ डॉट लगा दो, तो एक जो फोल्डर है वो नहीं बनेगा। पहले क्या हो रहा था, रिएक्ट EXP3 के अंदर ABC बनता और उसके अंदर प्रोजेक्ट बनता। यहाँ पर रिएक्ट EXP3 के अंदर प्रोजेक्ट बनेगा। पॉइंट क्लियर? रिकॉर्डिंग सुन लेना 2 बार, अपने आप याद हो जाएगा डॉट। अभी हमारा जो भी टाइम लेगा, इवन अभी क्योंकि थोड़ा सा नेट नहीं है तो मोबाइल के नेट से चल रहा है तो ज्यादा टाइम लेगा, बट अपन बैकग्राउंड में दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, देखो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी लगा सकता हूँ, पीछे भी बोला था, बट हमें एक्स्ट्रा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो उन सबको कम करने के लिए हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी है। अंतर क्या है, मैं अंतर भी बताऊंगा। कई बार हो सकता है कि हमें बूटस्ट्रैप को लगाना पड़े, बट बेसिक कंटेंट्स की जब हम बात करेंगे तो हमारा काम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से हो जाएगा। आगे, और ये मैंने किया गेट स्टार्टेड, तो मेरे सारे के सारे कंपोनेंट जैसे बूटस्ट्रैप में आ रहे थे वैसे ये पूरी की पूरी वेबसाइट खुल गई। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो आपको npm इंस्टॉल पता होना चाहिए क्या होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। रिएक्ट एक क्या है, लाइब्रेरी है। तो पुरानी वाली वीडियोस में थ्योरेटिकल वाला पोर्शन तो पढ़ ही लेना, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ प्रोग्रामिंग का रिवीजन आपका यहाँ हो ही रहा है। तो थ्योरी में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो आप किसको रेफर कर लोगे, पुरानी वाली जो रिएक्ट की वीडियोस है। अब तो रिएक्ट क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। किसने बनाई, फेसबुक बोलते थे पहले, बट अब क्योंकि फेसबुक का ही नाम बदल गया, क्या होगा ना, मेटा। तो रिएक्ट भी किसने बनाई है, मेटा। फॉर्मर कौन सी है, वो फेसबुक। तो उसने बनाई है। क्यों बनाई है, अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी फेसबुक का जो उनका प्रोडक्ट है उसके लिए, स्पेशली न्यूज फीड वाले पॉइंट जो पेज था उसके लिए उन्होंने डिजाइन किया था, और उसके बाद उसको ओपन सोर्स कर दिया, तो आप और हम उसको यूज कर रहे हैं। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और इसके अंदर ढेरों वर्जन है। जो बनी थी कंपनी 2013 में, तो उसके जो वर्जन है वहां से 13-14 के आसपास से वर्जन, मल्टीपल वर्जन आ चुके हैं। और उस समय जो वर्जन चलते थे वो चलते क्लास कंपोनेंट्स के ऊपर। तो उस समय हमें ऊप्स आनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमें ऊप्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है इंस्टेड ऑफ फंक्शंस, तो उन्होंने क्या किया, कुछ और एडवांस लेवल के फीचर्स लेकर आए, इंक्लूडिंग हुक्स। हम बात करेंगे, हुक एक बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है। तो वहां पर क्या हुआ कि हमें क्लास कंपोनेंट्स की यानी कि ऊप्स कंसेप्ट्स आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते और अच्छी बात है क्योंकि जरूरत ही नहीं है यहाँ। इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऊप्स को नहीं पढ़ा। जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं, जावा में पढ़ते हैं, PHP में पढ़ते हैं, वही जावास्क्रिप्ट में भी होती है, और वही रिएक्ट में भी यूज कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी चीज हमारे पास आ चुकी है। तो जो क्लास के थ्रू हम काम करते थे वही सारे काम किसके थ्रू कर पाते हैं, उसके थ्रू। लेकिन याद रखना उस समय हमारा पास जो वर्जन है वो 16.8 या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो जो बुक्स का कंसेप्ट आया था वो अपडेटेड वर्जन में आया था। पुराने वाले अगर आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो 16.6 से पीछे या 16.8 से पीछे का है, उसमें आपको क्लास ही लगानी पड़ेगी, क्लास के थ्रू काम करें। बट क्योंकि हम 18 वर्जन के आसपास पे चल रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं।
बताया इसलिए कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में कोई कुछ पूछ ले तो हमें बेसिक्स पता होना है। उसके बाद फिर लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हमें रेडीमेड मिलता है, और उसके बाद वो बोलता है कि आपको किसकी जरूरत है, आप खुद इंस्टॉल करो। मुझे जहां तक याद है हमने रिएक्ट राउटर 2 अकेला इंस्टॉल किया था उस समय, तो वो तो अभी हमें करना ही है। उसी तरीके से हम ढेरों प्रीडिफाइंड और इनबिल्ट लाइब्रेरीज का यूज करेंगे जो रिएक्ट में बना करती है। रिएक्ट राउटर 2 में एक्सियोस है, और अभी हम बात करें तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप या रिएक्ट बूटस्ट्रैप की बात करें तो उसकी लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन हम हमारे रिएक्ट में रिएक्ट की लाइब्रेरी का यूज कर पाएंगे बूटस्ट्रैप में। तो देखो यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी। इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको याद होगा, npm i या इंस्टॉल, एक कोई भी लिखो, उसका रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपने लिखा था, याद आया? वही चीज यहाँ पर है, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप अलग है और बूटस्ट्रैप अलग है। अगर मल्टीपल लाइब्रेरीज भी मुझे एक साथ इंस्टॉल करनी है तो मैं कर सकता हूँ, बीच में स्पेस 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 दे देंगे। याद रखना बूटस्ट्रैप बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप अलग है। हम यहाँ पर दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बेस तो बूटस्ट्रैप ही है ना, इसलिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप दोनों को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी नहीं है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना, एक है ना तीन है, दो है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक है और बूटस्ट्रैप एक है। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा टाइम लेगा मेरा ये प्रोजेक्ट। अरे कुछ दिक्कत है क्या? ओके, एक गड़बड़ हो गई भैया। अगर मुझे इस फोल्डर में प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं स्पेस तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बट कोई कैपिटल लेटर भी नहीं हो सकता। बट मेरा रिएक्ट EXP R और E कैपिटल रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर सीधे अभी नहीं बना पाऊंगा। फोल्डर को रिनेम कर दो फिर बना लूंगा, या फिर अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हम दूसरा वाला तरीका यूज कर लेते हैं, रिएक्ट EXP3 के अंदर ही रिएक्ट EXP3 बना दी, बट इस बार सारे लेटर स्मॉल। चलो अब ये फिर से हमारे जो भी टाइम लेगा वो लेने दो। चल रही है, हाँ चल रही। अब आते हैं कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर। तो जैसे हम वहां यूज कर रहे थे, ये पहला कंपोनेंट है, बट अब सुनो, यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाने के लिए हमारे पास इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया था CSS का या जावास्क्रिप्ट का, उसको हमने हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया था। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी ने सी पढ़ी हुई है तो बनी हुई हेडर फाइल को आप इंपोर्ट करते हो। किसी ने PHP जावा पढ़ी, हर लैंग्वेज में होता है, आप उसको इंपोर्ट करते हो। उसी तरीके से हमने रिएक्ट में भी ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट को इंपोर्ट किया था। अगर हमें कोई भी क्वेरी डिफाइंड लाइब्रेरी कहीं रखी है, उसके फीचर्स को यूज करना है तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एक दूसरा, अगर थोड़ा और याद करो तो हमने हमारा भी कंपोनेंट बनाया था और उसको भी इंपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कुछ याद है, अभी रिवाइज करेंगे पूरा याद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पहले तो इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने बताया कि मुझे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से किसको निकालना है, बटन को। एक तरीका, तो वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से बटन निकालेगा और उस बटन को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं मेरे प्रोग्राम में बटन को यूज कर सकता हूं, जैसे मैं पुरानी पीछे की CSS को, क्लासेस को, मतलब CSS में क्लासेस को, आईडीज को या टैग्स को यूज कर रहा था। एक दूसरा तरीका है, यहां पूरा लिखो, तो यहां आपको बताना पड़ेगा आपको क्या इंपोर्ट करना है ब्रैकेट्स के अंदर। इसको और डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोबारा से बताऊंगा। बता चुका हूं, बट दोबारा से जो भी हमने रिएक्ट में पढ़ा है 6-7 क्लासेस में, पूरा रिपीट होगा तो बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बूटस्ट्रैप के तरीके से इंपोर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, बूटस्ट्रैप की 2-3 लाइंस थी उसको आप लगाते थे हमारे पेज को, उसके बाद उसके अंदर काम करने लगते। ठीक था, बट अगर मेरे पास अबाउट का, होम का, कॉन्टेक्ट का, सर्विसेज का अलग अलग पेजेस हैं, तो वो कंटेंट आप बार बार अलग अलग लगा रहे थे। याद करो आखिरी क्लास जब मैंने बोला था कि हम ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं, इस समय जब बूटस्ट्रैप शुरू की थी बेनिफिट्स की बात करी, जब उसके आखिरी क्लास में थे हमने बताया देखो ये कमियां हैं, डुप्लीकेसी हो रही है। वही तो यहाँ ओवरकम होती है। रिएक्ट की डेफिनेशन ही क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सबसे मेन बेनिफिट क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है और लोडिंग रिलोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। और बेनिफिट की बात करें तो एक ही पेज है, उस एक पेज का नाम क्या है, गुड, इंडेक्स डॉट
HTML। तो हमने वहां पर अलग अलग पेजेस बनाए थे, ABC HTML, इंडेक्स HTML, XYZ HTML, उन सब में ये 4-6 लाइनें हमने कॉपी करके पेस्ट करी थी। यूज हो रहा था कोड? नहीं हो रहा था, डुप्लीकेट हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक ही इंडेक्स पेज है तो उसमें इसको रख देंगे, और क्योंकि पेज एक ही है तो सारे के सारे पेजेस में, यानी कि सारे सारे कंपोनेंट्स में अपने आप यूज होने कि नहीं, तो कितना कोड आपका बच गया। रिएक्ट कैसी एप्लीकेशन है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है, हमेशा ध्यान रखना। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जब तक और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हम देख लेते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर बूटस्ट्रैप के CSS को इंपोर्ट करना है तो सिंपल, आपको याद है आपने आपकी खुद की CSS इंपोर्ट करी थी, वही आप यहाँ पे करते हैं। आपने आपकी खुद की जावास्क्रिप्ट लगाई थी या CSS लगाई थी, तो ये उसके लिए ऑप्शंस होते हैं, आप लिंक में भी लगा सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैंने बोला था यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की चीज, तो इसको हम SCSS भी बोलते हैं और SASS भी बोलते हैं। क्या मतलब है देखिए, मतलब एडवांस CSS। मैंने एक बॉडी बनाई, ठीक है, फिर मुझे क्या करना था, बॉडी के अंदर ए टैग पे काम करना था, तो हम ऐसे लिखते थे बॉडी ए, देखते थे तो बॉडी का ए टैग, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, अभी आपको समझ में आएगा। क्या ये भी, ओ शिट, लाइट चली गई ना तो इन्वर्टर डाउन हो जाएगा। तो देखना क्या, नहीं रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई होगी, मुझे मालूम है आज थोड़ा लाइट की दिक्कत है, तो मोबाइल से ही इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। तो यहाँ देखो, बॉडी ए, मतलब बॉडी के अंदर ए टैग, और ये भी वही चीज है, बट फिर भी ये कॉम्प्लेक्स। तो देखो, जो एडवांस CSS है वो क्या बोलती है, आ जाएगा मेरा, भी आ जाएगा 2 मिनट, ठीक है। देखो नीचे वाला पोर्शन देखो, वो बोलती है कि आप इसके अंदर ऐसे लगा दो, मैं कलर बदल देता हूँ। नहीं नहीं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप नहीं, सिंपल एडवांस CSS, SASS या SCSS ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मुझे बॉडी के अंदर के कंपोनेंट्स लगाने होंगे, जो सीधे बॉडी पे काम करे, उसको तो मैं यहाँ लिख दूंगा, जो बॉडी के अंदर ए पे लगाने होंगे उनको मैं यहाँ लिख दूंगा। तो पहले से बेटर हो गया ना, जो बॉडी के अंदर के हैं तो उनको बॉडी के अंदर ही रख रहे हो, और जो बॉडी के इंडिपेंडेंट है तो उसको हम बाहर बना दें। यहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई इंटरनल टैग भी है तो उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बूटस्ट्रैप नहीं है तो एडवांस CSS है ना। अब हम लेकिन करेंगे इसी का यूज रिएक्ट, ये इंपोर्ट करने का ही बताया, इंपोर्ट वैसे हो जाएगा SCSS, ID क्लास वगैरह का सबका फंडा वही इससे मिला, कोई स्पेशल काम नहीं। और कोड कहाँ से मिल गया, ये हमारे पास सैंपल कोड्स भी है जिस तरीके से बूटस्ट्रैप पर मिलता है। अब लगाएं इनको, बट उसके लिए पहले मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई कि नहीं, अब ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, जब तक कुछ और भी देख लेते हैं। देखा कॉम्पोनेंट, ये आ गया। अब आप इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपने नॉर्मल बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रखी हुई। अब इसको देखो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, ये वाला। अब ये बताओ, जो आपने पीछे लगाया था और यहाँ पे आप लगा रहे हो, उसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर बटन भी एक रिएक्ट कंपोनेंट है, तो इसका बी हमेशा कैपिटल होगा, वहां पर स्मॉल था क्योंकि वो HTML थी,
स्मॉल, यहाँ एचटीएमएल होती ही नहीं है, यहाँ पर क्या होती है, जीएसएक्स होती है। जीएसएक्स मतलब देखो, जो रिएक्ट का हमारा प्रोग्राम होगा उसके अंदर जो भी आपको एचटीएमएल दिखाई देगी वो एचटीएमएल जैसी दिखेगी, लेकिन एचटीएमएल बिल्कुल नहीं, वो क्या है, जीएसएक्स है। और उस वाले के अंदर मतलब नॉर्मल एचटीएमएल और जीएसएक्स में अंतर क्या था हमारा, एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, प्लस रिएक्ट के जो आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाओगे वो सारे इंपोर्ट करोगे। अंतर, जो जेएसएक्स टैग्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे, पहला लेटर, और पूरा ही कैसा होगा, स्मॉल होगा। लेकिन जो बाकी के दूसरे तीसरे चौथे टैग्स होंगे, मतलब जो कंपोनेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे हमारे, कैपिटल होंगे हमेशा। ये कुछ थंब रूल्स हैं, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं। और बाकी जहां पर आप क्लास का नेम लिखते थे, यहाँ पर मतलब वहां पर आप लिखते हैं क्लास नेम या क्लासेस, तो यहाँ पर जो उसके फीचर्स होंगे कंपोनेंट के वो अलग अलग नाम से होंगे, क्लास नेम अलग जगह यूज होगा, और यहाँ पर कलर्स के नेम देने के लिए क्या यूज किया इन्होंने, वेरिएंट। वहां पर आप क्लास नेम देते थे, सक्सेस वगैरह जो भी है, यहाँ पर आप क्या देते हो, वेरिएंट लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ड्स, ये ऐसे तो था पूरा, बस कोड में थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, और यहाँ पर आने का वेट कर रहे थे आदि को। अब मुझे क्या करना है, रिएक्ट ईएक्सपी के अंदर एक और फोल्डर बनाया मैंने रिएक्ट ईएक्सपी के नाम से, उसमें चले सीडी रिएक्ट ईएक्सपी 3 आ गए ना, उस फोल्डर में आ गए ना। अब यहाँ पर मुझे रन करना है, और रन करने से पहले आपको ये फोल्डर एरर की बताई थी, पुरानी वाली वीडियो देख लेना। और इसमें मैंने बोला था कि सब कुछ काम का है बट अभी के लिए नहीं है, तो इसमें से हमने बहुत कुछ हटा दिया था, इवन सब कुछ हटा दिया था पब्लिक फोल्डर में से, सिर्फ एक फाइल को रहने दी थी, क्या नाम था उसका, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। गुड, हटा दे पूरी, देखो सारी चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली और इनको मैं सिंपली डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, सिर्फ एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रह गया। यहाँ पे आप, यहाँ पर भी बहुत सारी फाइल्स हैं, ये प्री डिफाइंड एक सीएसएस फाइल है, बट मैं भी हटा रहा हूँ, ये कोई टेक्स्ट फाइल हटा दो, इंडेक्स डॉट सीएसएस हटा दो, लोगो एसवीजी हटा दो, रिपोर्ट हटा दो, सेटअप टेस्ट हटा दो, इग्नोर हटा दो, या इन शॉर्ट सारी फाइल्स हटा दो। सिर्फ ले देके इस फोल्डर में भी दो ही फाइल्स रही और बाहर भी दो फाइल रही, टोटल कितनी फाइल है। नोट मॉड्यूल फोल्डर को तो हम टच नहीं करते बाय डिफॉल्ट, आप क्यों आता है क्या नहीं आता, पुरानी रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। नाउ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक, एसआरसी में भी दो ही फाइल्स हमने रखी हुई है, ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस, और उनके बाहर भी दो ही फाइल्स हैं, पैकेज डॉट हाइफन लॉग और पैकेज डॉट जेएस, ठीक। बट अब ये जब रन करेंगे तो रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपने बहुत सारी फाइल्स हटाई हैं वो प्रॉब्लम करेंगी ना, क्योंकि यहाँ तो वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ लोगो ऐसे में इम्पोर्ट होता है, बात करेंगे इस बारे में, और सीएसएस भी हटा दी। इवन अभी इस कोड की भी मुझे जरूरत नहीं है, पूरा कोड में डिलीट मार देता हूँ, और ये भी हटा दिया। अब डिफ तो आपको पता है कि नहीं पता, फंक्शन भी आपको पता है, तो इन्होंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मुझे दिया हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हेलो रिएक्ट, कोई दिक्कत। फिर इंडेक्स में आ जाओ, यहाँ पर भी बहुत कुछ है, देखो ये नहीं हटा सकते, इससे तो हमारा प्रोजेक्ट ही चल रहा है पूरा, बट मुझे सीएसएस हटा चुका हूँ, ऐप को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये बड़े काम का है, ये हटा देते हैं, ये पूरा एज इट इज रहेगा, कहीं कुछ नहीं करना। और ये कमेंटेड वाला पोर्शन है, प्लस ये वेब वाइटर्स हमने हटा दिए, इनको यहाँ से हटाओ क्योंकि है नहीं। आप यहाँ पर ये भी लगा रहने दे सकते हो, और ठीक है ना, तो इतना क्लियर है, ये सब मैंने पुरानी वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। सेव, ये पूरा हो गया ना, हाँ हो गया। अब पब्लिक में आ जाओ, यहाँ पर तो आपको कुछ हटाने का है ही नहीं, बट फिर भी मैं कमेंट वाला पोर्शन हटा देता हूँ और कोड बिल्कुल छोटा कर देता हूँ।
ये हटा, और ये रहा हमारा मेन टिप। आपको CSS जावास्क्रिप्ट के पता है, आप आईडी को गेट करते थे, एक ही सिंगल पेज है हमारा, पूरा रिएक्ट सिंगल पेज है, वो उसका नाम क्या है, index.html, ये वो पेज है। तो हम जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं उनको यही कॉल करेंगे। तो ये रूट कहाँ फैच की गई है, index.js के अंदर, ये देखो, और पेज को रेंडर किया, मतलब लोड करना सिंपल वर्ड में, यहाँ उसको हम रेंडर बोलते हैं, और अगर दोबारा लोड होता है तो री रेंडर बोलते हैं। हमने क्या किया, उसको उस index.html पर जो आईडी थी, यानी कि जो डिव थी, डिव मतलब पूरा का पूरा पेज आपका, को उठा लिया और उसकी वैल्यू किसमें रख ली, रूट में रख ली। और यहां पर हमने बोला कि उस डिव के अंदर हम ये रखते हैं, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में डिव के अंदर लिखते थे कि नहीं, सम इज मल्टीप्लिकेशन है, जो भी रिजल्ट शो कराते थे, वो इस ऐप को रखते थे। ऐप क्या है, हमारा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट। वो कहाँ है, ये। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, सिंपल हेलो रिएक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ फंक्शन में ही होने वाला है, और इन सबको बोल कंपोनेंट है, कंपोनेंट एक पार्ट, रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट होती है, क्योंकि वो फंक्शन के थ्रू बनी है, तो फंक्शनल कंपोनेंट, और अगर ये क्लास के थ्रू बनी होती तो क्लास कंपोनेंट। बट क्लास की तो बात ही नहीं करेंगे, हर समय सिर्फ क्या रहने वाला है हमारे पास, फंक्शंस कंपोनेंट। तो इनको फंक्शनल कंपोनेंट अप्रोच बोलते हैं, और वो होती है क्लास बेस्ड अप्रोच है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब रन करें, रन कैसे करते हैं, सिंपल npm स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो ये भी कम से कम 2 से 3 मिनट लेगा, इसको लेने दो, हम अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये जो कंपोनेंट है देखो, अब इस पेज को देखो, ये एक ऐप नाम का पहले से बना हुआ कंपोनेंट था, जिसमें से अननेसेसरी को हटाकर हेलो रिएक्ट लिख दिया बस। और यहां पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भी एक कंपोनेंट है, जो सिर्फ हमें एक कार्ड लगाकर दे रहा है। तो हम सबसे पहले बिल्कुल सिंपल वाले एग्जांपल पे ही चलते हैं, बटन पे चलते हैं। ये रहा बटन, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इस कोड को देखो जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा है, और हमारे वाले कोड को देखो जो हमें दिख रहा है, क्या अंतर है, कुछ नहीं। यहां पर भी फंक्शन ऐप लिखा हुआ है, यहां पर देखो फंक्शन टाइप्स एग्जांपल लिखा है, यहां पर रिटर्न लिखा है, रिटर्न में हम पूरा कोड लिखते हैं, रिटर्न में जो लिखा जाता है वो JSX होती है, और यहां पर भी रिटर्न में कुछ लिखा है वो JSX है। फिर नीचे ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहां पर भी क्लोज हो गया, यहां पर भी एक्सपोर्ट किया, और यहां पर भी एक्सपोर्ट किया। क्यों करते हैं एक्सपोर्ट, कैसे इंपोर्ट करते हैं, सब पुराने वाले वीडियोस में एक बार रिकॉल करता हूं ना। अब सुन, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, भले वो सिमिलर टाइप का, तो वो बटन एक कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट है, तो आपको कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये बनाया हुआ कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया है इस जगह पर, चलो ऊपर, नहीं इधर मत चलो, इधर चलो, हाँ। तो देखो यहाँ पर भी तो इंपोर्ट किया है, इवन रिएक्ट को भी इंपोर्ट किया है, रिएक्ट और रिएक्ट डोम को उसी तरीके से। ऐप देखो, रिएक्ट को और रिएक्ट डोम को मैंने बनाया नहीं है, प्री डिफाइंड था, जब मैंने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था, क्रिएट किया था, तो अपने आप आ गए थे, उसको सिंपल इंपोर्ट कर दिया। जब मैं बटन को इंपोर्ट कर रहा हूं, तो अभी मैंने नहीं बनाया, वो लाइब्रेरी थी, प्री डिफाइंड नहीं थी, बट एक्सटर्नली हमने इंस्टॉल की थी, और देन उसके बाद वो आ गई, तो उसको भी सेम पैटर्न पे हमने इंपोर्ट किया है। लेकिन जब हम कोई हमारी बनाई हुई लाइब्रेरी को, सॉरी कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, तो उसका पाथ देते हैं :/, ये बताया था आपने, डॉट/, ये क्या है, पाथ की बात हमने पीछे बहुत अच्छे से करी थी, अभी फिर करेंगे। तो मैंने ./ लगाया और ऐप को इंपोर्ट कर दिया। इन शॉर्ट आपको एक बार समझ में आ गई कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। अगर प्री डिफाइंड है तो उसके तरीके ये वाले हैं, और अगर यूजर डिफाइंड है, यानी कि हमने बनाई हुई, उसका तरीका ये वाला है। यहाँ पर मैंने ऐप को बनाया था कहीं, देखो ये बनाया, ऐप को मैंने बनाया है, उसको मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है, तो मतलब मैंने एक अपना रिएक्ट कंपोनेंट बनाया था, और यहाँ पर उसको मैंने यूज किया, ठीक है। उसी तरीके से बटन नाम का जो कंपोनेंट है, ये पहले से बना हुआ है, कहाँ बना है, आपको पाथ देना पड़ेगा आगे आपके पास, फिर आप उसको यूज करोगे। तो मैं क्या करता हूं, जो ऐप वाला कंपोनेंट है
मैं चाहता हूं कि उसमें बटन लग जाए, तो भैया बटन है कहाँ वो तो बताओ। तो मैंने उसको बताया कि बटन भाई यहाँ पर है, बट अभी नहीं आएगा, अभी एरर देगा। क्यों? गुड, क्योंकि हमने बटन नाम का रिएक्ट बूटस्ट्रैप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, अभी तक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है ना। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर एक और टर्मिनल साइड में ओपन कर लेता हूं, नहीं तो उसको बंद करके खोलते तो फिर रन करने में बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता। तो हमारे पास एक साथ मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन करने की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो क्या नाम था उसका, npx इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप था। चलो आपको दिखा दिया था ना मैंने, npm आई या इंस्टॉल रिएक्ट। ये 1 से 2 मिनट लेगा जो भी है, देन वो एरर हमारी अपने आप गायब हो जाएगी। क्यों? अभी रिएक्ट बूटस्ट्रैप बटन मैंने लगाया, वो है कहाँ, मेरे पास है ही नहीं। जब मैं उसको इंस्टॉल कर दूंगा तो देखो ये नोड मॉड्यूल अपने आप बनकर आया था। जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें कुछ डिफॉल्ट 15 20 30 25 50 100 200 जितने भी थे वो सारे फीचर्स अवेलेबल थे, इतने नहीं होते, ढेरों होते। मैं तो एग्जांपल दिया। अब मैंने एक्सटर्नली मैंने कहा भाई मुझे रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगाने वाला हूँ मैं, या बूटस्ट्रैप लगाने वाला हूँ, या मटेरियल यूआई लगाने वाला हूँ, या रिएक्ट राउटर डोम लगाने वाला हूँ, तो उसको इंस्टॉल किया। जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर उसकी भी प्रोग्राम्स, उसकी भी लाइब्रेरीज, उसकी भी फाइल्स आ जाएंगी, और जितने पैकेजेस मेरे पास अभी हैं वर्तमान में प्रेजेंट में, वो सारी डिपेंडेंस मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में कहीं भी आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप नहीं दिख रहा है, अभी 2 मिनट बाद दिखने लगे, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो हम एक बार रिफ्रेश मार देंगे। चलो देखो आ गया क्या, देखो ऊपर आ गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप दिख रहा है, और बूटस्ट्रैप अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट बूटस्ट्रैप भी दिख रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर भी एरर ऑटोमेटिक गायब हो गई, क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर आप कंट्रोल एस सेव करोगे तो जो भी चेंजेस हैं वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और हमारा सर्वर री रेंडर यानी कि रन हो जाएगा दोबारा से। हो गया। ये बटन को मैंने अभी इंपोर्ट किया है, यूज थोड़ी ना किया है। इंपोर्ट करना मतलब लेकर आ गया। आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दो तो घर पे खाना आ जाएगा, खाना तो खुद को पड़ेगा ना। तो बटन को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। सिंपल वर्ड इसलिए बोलते हैं कि जो नींद से सो रहे हो, नींद में हो, वो जोमेटो के नाम से जाग जाते हैं, या किसी भी तरीके की एक्टिविटी से। तो बटन आ गया। अब इस बटन को मैं यूज कर सकता हूँ ना यहाँ पे। एक दो लोग सो रहे थे, मैं देख लिया था। चलो क्या, बटन, तो ये मैंने एक टैग लगा दिया। नहीं नहीं, वो उससे बात कर लो क्या। ठीक है, बटन। तो अब मैं यहाँ पर इसको, तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया था हाँ, देखो लग गया क्या, लग गया, देखो आ गया। अभी ब्लैंक बटन लगाया ना मैंने। तो ये मेरा नहीं है, बूट स्ट्रैप का है। अब क्योंकि आपको कैसा बटन लगाना है, क्या बटन लगाना है, उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है वो आपको बताना पड़ेगा ना। ये लगा दिया, अभी भी ब्लैंक है, तो पुराने वाले में और उस वाले से सेम ही आउटपुट आएगा अभी हाल फिलहाल। बट अब मैंने लिखा क्लिक, आ गया। बट कोई वेरिएंट नहीं दिया, तो नॉर्मल से बटन जैसा दिख रहा है आपको। फिर मैंने यहाँ लगा दिया पीआर। मेरे हिसाब से ये वाला मैसेज मुझे ऊपर रखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पेस्ट और ठीक है। अब वेरिएंट्स की बात करें तो जो हमने वहां कोड देखा था, यहाँ पे पहले नहीं, क्लास नेम नहीं आएगा। पहले तो नॉर्मल हम जब वहां पे काम कर रहे थे सीएसएस पर या बूटस्ट्रैप पर, तो हम क्लास लगाते थे। बट अगेन अभी मैंने बात करी यहाँ क्लास कंपोनेंट, मतलब एक क्लास पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है। तो हम क्लास कभी यूज नहीं करते, क्लास नेम यूज करेंगे जब भी करेंगे।
अभी जरूरत नहीं है, बट जब भी करेंगे ऐसे ही करेंगे, और फिर जो भी नाम होगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देना है, इस वाले सिनेरियो में वेरिएंट क्या क्या, अभी तो देखा था, ये देखो फिर से, ये मैंने बोला था ना, वेरिएंट प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस वही वाले हैं जो बूटस्ट्रैप के हैं। तो मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइमरी। ठीक, आया क्यों नहीं, स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, प्राइमरी का ये होगा ना, एक आध का बटन का नेम और बदल के देख लेते हैं हम। इस पे लगा देते हैं, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, अभी इसका कोई जरूरत नहीं, हटा दो। और यहाँ दे देते हैं, अच्छा, अरे मेरे भैया, अभी कंपोनेंट तो लगा लियो, वो तो लगा लो, सीएसएस की लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर लो, याद आ गया कुछ? तो आपने बटन तो लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर सीएसएस थोड़ी ना लगाई है। बटन जो आया है वो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से आ गया, बट उसके ऊपर जो क्लासेस अप्लाई होंगे, जो वेरिएंट्स अप्लाई होंगे, वो उसकी सीएसएस वाली लाइब्रेरी से आएंगे। तो देखो, हमने, ये रही लाइब्रेरी, शुरुआत में बता दिया था कि जब हमें इंपोर्ट करना रहेगा। तो देखो, इंस्टॉलेशन हो गया, ऐसे उसको अप्लाई करते हैं, वो हमने समझ लिया। अब ये तो काम करो, ये हमारी पूरी स्क्रिप्ट है, उठाओ और कहाँ चिपका दो, ठीक है। अब इसके बाद हमारी एक इंपोर्ट फाइल ये रही, इसको कहाँ लगा दो, देखो सुनो, मैं इसको इस वाले फाइल पे भी लगा सकता हूँ, कहाँ गई, ऐप डॉट सी एस एस पे भी मैं इसको लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रूट पे लगाऊंगा तो फायदा क्या होगा, कि वो हर जगह काम करेगी। रूट फाइल कौन सी मेरी, इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब क्या कहता है, उसको पाथ वगैरह का इशू आ रहा होगा शायद, अच्छा, यहाँ पर अभी वो उसको पाथ में उठा पा रहे हैं। वाला लगा लेता है, पढ़ाई के लिए रखा करना होता है, उसमें तो वही है। तो ये हमारा इसका पोर्शन है ना एचटीएमएल वाला, तो एचटीएमएल वाली फाइल में जाएगा, हेड में ही चिपका देते हैं, क्योंकि हेड में हम चिपका चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इस वाली लाइन की अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों इंपोर्ट करा, हम पूरा काम जब एचटीएमएल वाले से किया था उसी में लगा दिया। तो देखो आ गए अपने बटन। अब आगे बढ़े, तो ये काम आपको एक बार करना पड़ा पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी एप्लीकेशन में, पूरी ऐप के लिए, लेकिन वहां आपको हर प्रोग्राम में करना पड़ता था, क्योंकि सारे प्रोग्राम इंडिपेंडेंट थे, और यहाँ सारे प्रोग्राम है ही नहीं, एक ही है। अब तो उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रहे हो, सबको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, लिंक कर रहे हो। तो अभी हम कहाँ थे, बटन का एग्जांपल देख रहे थे ना, वापस आते हैं बटन पे। ये देखो, प्राइमरी से ऐसा आएगा, सेकेंडरी से ऐसा आएगा, सक्सेस वार्निंग डेंजर, जो आप लिखोगे उस हिसाब से कलर आ रहा है, सेम मामा बूट स्टेप है। उसके बाद एक बार हम सर्च मारते हैं, ये आ गया नैप बार, लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा हमें
मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने देखो हमें एक कंपोनेंट दिया है, या तो मैं अपना कंपोनेंट बना करके उसमें पूरा कोड लिखूं, या इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को ही कॉपी करूं। तो अभी हमने अपना कंपोनेंट बनाकर उसमें बटन चिपका के दिखाया था। अब इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को ही कॉपी कर लेते हैं। कंपोनेंट का नाम क्या है? नैव ड्रॉप डाउन एग्जांपल है। तो हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, कोई बात नहीं, ये चालू है। क्या नाम है इसका? नैव ड्रॉप डाउन डॉट जेएस। और यहां से मैंने पूरा कोड उठा लिया और उस पूरे के पूरे कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो क्या क्या इंपोर्ट नैव और उसके अंदर नैव ड्रॉप, मतलब नैव बार और उसके अंदर जो कंपोनेंट आपको लगाना था उसका नाम क्या है हमारा? ड्रॉप। एक सेकेंड में आ रहा हूँ। और क्या हमारा आउटपुट भी आ गया है? ये देखो, ये एक बार कोड समझ लेते हैं। इंपोर्ट नैव नैव ड्रॉप डाउन, ये क्या है इसको इग्नोर करो। ये अब आपको ना बहुत सारा कोड, इनको हमें समझना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ मैं कोड बता रहा हूँ कैसे लगाया। ये पूरा का पूरा डिजाइंड नैव बार हमारे पास बन के आके जैसे बूटस्ट्रैप में, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है ना, यूज कहाँ किया है? तो जैसे मैंने ऐप को यूज किया था, जैसे मैंने बटन को यूज किया था, वैसे ही ये मेरा बना हुआ कंपोनेंट है। तो मुझे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट, जो भी मुझे नाम देना होगा वो नाम दूंगा मैं अभी। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम। दूसरी बात, ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपने बनाया है या प्रीडिफाइंड है? हमने बनाया। तो कोलन डॉट से आएगा आगे और से। अब आपके ऊपर है कि नाम क्या देना। मैंने वैसे ही लिख दिया था यहाँ पर डीडी, जो भी आपको नाम देना है मैं दे देता हूँ। टेस्ट, नाम अच्छे दिए जाते हैं बट समझाने के लिए मैंने टेस्ट दिया। यहाँ पर जब मैंने बटन लगाए हैं तो उसके ऊपर मैं क्या लगा दूं? टेस्ट लगा दूं। ठीक है? और उसके बाद कहा गया मेरा आउटपुट? ये रहा आउटपुट, लग गया। कितनी देर लगी? 2 मिनट लगे। ये अब कोड क्या है उससे मतलब नहीं, इन्होंने तो मल्टीपल नैब लगाने के तरीके दिखा दिया। अब तो हमें जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डिसाइड करेंगे हमें क्या लगाना है, सारे थोड़े लगाएंगे एक बार में। वो हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है। इन शॉर्ट, कंपोनेंट्स आपको रिएक्ट के भी लगाने आ गए छोटे मोटे। तो इतना करो पहले, तो आप थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे। फिर हम एक बहुत छोटा सा कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे, जो पीछे भी किया था। लेकिन पहले बेसिक एस्टिमेट लगाया था हमने या जेएसएक्स लगाई थी। अब हम डिजाइंड एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाएंगे और फिर उस पर फंक्शनैलिटीज अप्लाई करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में की थी वो हम रिएक्ट पे कर रहे हैं विद बूटस्ट्रैप। तो ये वाला जो पेज होगा हमारा, एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, बहुत छोटी सी वेब एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, या ये कहें कि वेब फॉर्म तैयार हो जाएगा, प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इन शॉर्ट, इसमें सारी चीजें पहले भी बन गया था बट पहले डिजाइन नहीं था तो कोई यूज नहीं करता। आज के सिनेरियो के हिसाब से कोई इसको यूज करता नहीं करता, तो वर्स्ट केस हो गया ना। बट अब हमारा एक कैलकुलेटर फुल फ्लेज बन चुका होगा और फिर हमें उसको धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करते हुए, जो बूटस्ट्रैप पे वेबसाइट बनाई थी स्टैटिक, फिर हम उस वेबसाइट पे जाएंगे अगले 2-4 दिन में। जब वो बन जाएगी देन फिर हम आएंगे किस पे? डायनेमिक वेबसाइट पर। वो लंबा काम है, अभी तो 15-20 दिन बाद की बात है। यहाँ हम नोड रिएक्ट को कर रहे हो। तो इन शॉर्ट, 2-4-5 अलग अलग कंपोनेंट लगाने, मैंने 2 तरीकों से बताया। एक बना हुआ कंपोनेंट यूज किया है और एक
ऐप नाम का हमारा कंपोनेंट बनाया है। तीसरा, जो एक पूरा का पूरा कंपोनेंट का कोड मिल रहा था उसको सेव करके उसको इंपोर्ट किया। तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करो और इसको करने से पहले पुराना वाला एक बार रिवाइज कर लो। आज हमने नया कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा पुराना ही है, बट करके देखो। ठीक है, ओके। आज मैं जल्दी छोड़ता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी है, अभी क्या हो तो अभी कर लो यहाँ।